नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में और मैं हूं डॉक्टर ऋचा शर्मा। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीटेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, रीट का हो, एचटेट का हो, कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहां पर शिक्षण की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है या शिक्षण अधिगम से संबंधित कोई बात उत्पन्न होती है, तो वहां पर हमारी पेडागोजी सबसे पहले आती है। उस पेडागोजी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, यदि बच्चे ने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो वहां पर वो कंफ्यूज हो जाता है और उस आंसर को जानते हुए भी वहां पर गलत टिक लगा देता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने सोचा था कि ये हमारा सही होगा, लेकिन एक जैसा लग रहा है और हमने उसको पहले सही कर दिया और फिर बाद में पता चलता है दोबारा चेक किया तो हमने उसको क्रॉस करके एक नया जो है आंसर उसका रख दिया जो कि हमारा गलत था। सीधी सी बात है कि यदि जब तक हम क्वेश्चन को नहीं ढंग से पढ़ेंगे और जब तक हम उसको सही समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसको करेक्ट कर ही नहीं सकते। यहाँ पर आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो भाषा अधिगम से संबंधित है। यहाँ पर कई सारी चीजें आपको मैं अवगत कराऊंगी। एक पेडागोजी के अंदर भाषा से संबंधित कौन कौन सी ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो आप तक पहुंच नहीं पाए, तो वहां पर मैं किस तरीके से आपके सामने शो करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक चीज रखती हूँ और वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखती हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता जाए। पहली बात। दूसरी बात, वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज 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 इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरे जो आपके सहपाठी हैं या जो भी हैं जहां आवश्यकता है वहां तक ये पहुंच सके। तीसरी चीज, यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपको लैंग्वेज में यानी कि हिंदी से संबंधित आपको चाहिए या आपको सीडीपी से संबंधित चाहिए या फिर आपको जीएस या ईवीएस से संबंधित आपको चाहिए तो वो आपको उपलब्ध कराऊंगी। साथ ही साथ यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है अभी तक मेरा, तो आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। वहां आपको बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो मटेरियल आप तक पहुंचना चाहिए वो वहां पर जाते रहते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भाषा में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पर पिछली बार जो मैंने आपको बताया था तो वहां पर कुछ नॉर्मल सी कठिनाइयां थी। अब यहाँ पर कारक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि हमारे भाषा में अधिगम यानी कि लर्निंग यानी कि सीखने को प्रभावित करते हैं। यदि हम यहाँ देखते हैं तो सीखने की क्रिया के तत्व या कारक, इसमें हम देखते हैं तो पहला है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक ये होता है कि जब किसी चीज को, ये बुद्धि से संबंधित है, हमारे व्यवहार से संबंधित है, यदि किसी भी रूप से हमारी बुद्धि या हमारा व्यवहार प्रभावित है किसी भी रीजन से, तो वहां पर हम किसी चीज को या हमारी जो भाषा है उसको सही रूप से विकसित नहीं कर सकते, उसको सीख नहीं कर सकते, उसको अर्जन नहीं कर सकते। एक बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर एक क्षमता होती है और वो होती है अर्जन करने की क्षमता। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक बच्चा जब जन्म लेता है उसको नहीं मालूम भाषा क्या है, उसको नहीं मालूम मुझे क्या बोलना है, उसको नहीं मालूम सामने वाला जो बोल रहा है यानी कि वो सुन रहा है वो क्या बोल रहा है, वो सब चीजों से अपरिचित है। लेकिन उसको कुछ ही घंटे बाद कुछ चीजें जो ध्वनि सुनाई देती हैं वो ये तो नहीं समझ पा रहा कि ये भाषा है, लेकिन उसके माध्यम से वो बहुत कुछ चीजें सीख जाता है। उसको कहते हैं अर्जन करना। जैसे उसको आवश्यकता हुई कि मुझे दूध पीना है यानी भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, अब बोले कैसे, क्योंकि वो बोलना तो जानता ही नहीं है। वहां पर उसने कुछ चीजों को सुना तो वहां पर, लेकिन सुना, अब बोलना नहीं जानता, फील किया, अब इस चीज को यहाँ पर वो कैसे व्यक्त करे, तो स्वतः ही उसका एक रुदन शुरू हो जाता है यानी कि रोने की क्रिया शुरू हो जाती है। और रोने के बाद जब उसको लगता है कि अब मैं तृप्त हो चुका हूँ यानी कि मैं जिस चीज की कामना कर रहा था वो मुझे प्राप्त हो चुकी है, फिर से उसने रोना शुरू किया। अब उसकी कोई दूसरी आवश्यकता थी, उसने समझा कि मेरा जो मेरे कपड़े हैं वो गीले हो चुके हैं, तो उसके रुदन से उसके जो घर वाले थे उन्होंने जो है उसके कपड़े चेंज कर दिए, तो वो फील करने लगा सूखा। फिर उसके बाद उसको आवश्यकता है कि मुझे सोना है या मुझे गोद में आना है, तो वहां पर वो रो करके ही अपनी क्रियाओं को व्यक्त करता है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है। अब वो भाषा को समझता भी नहीं है, तो वहां पर धीरे धीरे वो इन चीजों को फील कर रहा है कि किसी ने कुछ कहा ये गीला हो गया, इसके कपड़े चेंज करो, तो उसको ये समझ में आया और धीरे धीरे उसको आवश्यकताएं जैसी बढ़ती गई वैसे वैसे वो समझता गया। और उस भाषा को जो कि दूसरे लोग बोल रहे थे वो केवल यहाँ पर श्रवण कर रहा था यानी सुन रहा था, श्रव्य कर रहा था, वहां उसने उन चीजों को, उन शब्दों को अपने अंदर अर्जित किया और यही अर्जन धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। शैशवावस्था में ये अर्जन की क्रिया होती है, लेकिन जैसे ही शैशवावस्था से वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बाल्यावस्था में जाता है, ये भाषा अधिगम उसका बनता चला जाता है और इसी की वजह से उसका व्यवहार परिवर्तित होता चला जाता है। तो यहाँ पर यह है कि जो उसकी मानसिक कैपेसिटी है वो यदि प्रभावित होती है, इसके अंदर एक लेड यंत्र होता है जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये केवल 5 वर्ष की अवस्था तक ही काम करता है, उसके बाद ये स्लो हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। इस समय यानी बालक को 5 वर्ष की अवस्था तक आप जितनी भी भाषाओं को, जितनी भी लैंग्वेज को आप सिखाने की कोशिश करोगे आसानी से सीख जाएगा और बहुत जल्दी और बहुत तत्पर होकर के सीखता है।
लेकिन इसके बाद ये लेट जो है बहुत धीरे धीरे अपनी गति कर देता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि अगर कोई बुढ़ापे में भी कोई भाषा सीखना चाहे तो वहां पर उसको टाइम लगता है, पर सीख जाता है, इसीलिए बिल्कुल खत्म नहीं होता। लेकिन एक बच्चा यहाँ पर उस चीज को बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बालक जो है यहाँ पर कारक, मनोवैज्ञानिक जो कारक है वो बुद्धि से संबंधित है, इस चीज को यहाँ पर प्रभावित करता है लेट। दूसरा कारक जो आता है शारीरिक कारक। शारीरिक कारक में हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि शारीरिक कारक के अंतर्गत यदि बालक किसी भी विकृति से प्रभावित है, या उसका शारीरिक डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, या उसको हर समय कोई ना कोई परेशानी शरीर से लगी रहती है, तो वहां पर वो भाषा का अधिगम उपयुक्त रूप से नहीं कर सकता। तो वहां वो एक प्रभावित है, उसका रीजन जानने की कोशिश एक शिक्षक को करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। और तीसरा कारक जो आता है हमारा, वो आता है वातावरण। एक ऐसा वातावरण परिवार का, आपने देखा होगा बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले मातृभाषा में अपने ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करता है, और मातृभाषा के अंतर्गत वो सारी बातों को अपने अंदर ग्रहण करता चला जाता है। लेकिन जब प्रवेश करता है समाज में, सामाजिक रूप से उसकी अंतःक्रिया होती है, तो वहां पर उसका वातावरण चेंज हो जाता है। अब वहां मातृभाषा से निकल करके दूसरी भाषा में, जो कि उसका क्षेत्रीय भाषा के रूप में आ रहा है, वहां पर वो कन्वर्ट होता है। अब वो उस चीज में सस्पेंस में आ जाता है कि ये घर में ऐसे शब्द बोला जाता है, ये यहाँ पर ऐसे बोलता है, तो वो बाहर की लैंग्वेज को तुरंत कैच करता है, और उसके बाद घर में आने के बाद उसी भाषा को जो बाहर सीख करके आया है अभी फ्रेंड सर्कल में, वहीं पर दोहराना शुरू कर देता है वो। तो यदि एक पेरेंट्स को या घर वालों को किसी भी तरीके से ये लगता है कि ये शब्द अनुपयुक्त है, गलत है, अनुचित है, नहीं बोलना चाहिए, वहां पर तुरंत उसको सुधारना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। ये क्या होता है, वातावरण का प्रभाव होता है। अब ये चीज यहाँ पर पहले तो परिवार में सीखा, फिर समाज में, यानी कि समाज के दो रूप हो गए, एक तो विद्यालय हो गया और एक बाहर खेल कूद करने जाता है, दोनों रूप में सीखा उसने। तो वहां पर उसमें जो जो शब्द उसके अंदर बढ़ोतरी करेंगे उसको बोलने दो, एकदम फ्री होकर के बोलने दो, जो बोल रहा है वो बोलने दो, लेकिन निगरानी रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर गलत भाषा का प्रयोग करता है तो वहां पर वो अनुचित हो जाएगा, और उसके लिए उस पर निगरानी रखना जरूरत है। यदि उसने गलत बोला, कोई गाली गलौज वाला शब्द बोला, अब्यूज जो भी उसके सामने आए, वहां पर उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसका वातावरण भी भाषा को प्रभावित करता है। वो हिंदी सीख रहा है, वो इंग्लिश सीख रहा है, वो फारसी सीख रहा है, वो मातृभाषा में ही केवल बात कर रहा है, वो ऐसी कौन सी भाषा है, या फिर एक से ज्यादा सारी भाषाएं वो सीख रहा है, इन सब का प्रभाव वातावरण के ऊपर पड़ता है। तो ये तो हो गया यहाँ पर अधिगम, भाषा में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि हमारे सामने यहाँ पर ये 3 रूप से आते हैं। अब बात करते हैं हम मनोवैज्ञानिक कारक, जो हमने यहाँ पर देखा था। मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत हम देखते हैं कि अध्यापन विधियां, एक शिक्षक को अपनी अध्यापन विधियों के अंदर उन अध्यापन विधियों को रखना चाहिए जो कि बालक अच्छे से सीख सकता है। किस मेथड से बालक को सिखाया जा सकता है, कौन सी चीज ऐसी है जिसमें बालक को क्रिया में लगाया जाए। ज्यादा से ज्यादा क्रियाओं में लगाएंगे, वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा जब इन्वॉल्व होता है तो वहां पर उसकी भाषा का अधिगम होता है, क्योंकि उसके अंदर जो विचार आएंगे वो विचार ही उसको भाषा में कन्वर्ट करेंगे और बाहर व्यक्त करने का हौसला बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले उसके अंदर जो हौसला बढ़ेगा वो कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस एक शिक्षक को बढ़ाना चाहिए। तो एक अध्यापक को एक उन्हीं उचित रूप से जो शिक्षण विधियां हैं भाषा का अर्जन करने के लिए, सिखाने के लिए, अधिगम कराने के लिए, वहां पर उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी विधियां होती हैं, आगे वीडियो में भी हम बताएंगे आपको। फिर हम यहाँ देखते हैं अधिगम की विधियां। ये तो हो गया अध्यापन की विधियां, ये हो गई बच्चों की अधिगम की विधियां। आपने अपनी टेक्निक के अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाया, अब बच्चा अपने अधिगम को किस तरीके से सीख रहा है, किस टेक्निक का प्रयोग आपने किया, उसका प्रभाव क्या पड़ा, ये अब बच्चे के ऊपर है, किस तरीके से सीख रहा है। यदि कोई स्लो है तो वो क्यों स्लो है, वहां पर आप अपनी टेक्निक को चेंज कीजिए, या फिर बच्चे की कोई कमी है तो उसको पूछिए। वहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ। जब विचारों को व्यक्त करना सीखेगा, भाषा स्वतः ही डेवलप होती चली जाएगी। तो यहाँ पर उसकी अधिगम विधियां जो है वो भी प्रभावित होती है, लेकिन किस तरीके से हो रही है, वो कौन सा ऐसा रीजन है, हमें उस चीज को जानना होगा। इसमें देखते हैं हमारा तीसरा, शिक्षक की विशेषताएं एवं सीखने की प्रक्रिया। बात आती है, ये हम आगे यहाँ पर भी देखेंगे, अभी इसके अंदर एक दूसरे से ये सारी चेन सिस्टम है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ शिक्षक की ऐसी कौन सी विशेषताएं एवं सीखने की प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन करना होगा, या सही है या नहीं है, इस चीज को भी अभी हम देखते हैं। तो वो यहाँ पर है, भाषा में शिक्षक की विशेषताएं एवं सीखने की प्रक्रिया। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 3 रूप से आती है। पहला, परिपक्वता, इसमें सबसे मुख्य रूप से आता है शारीरिक कारक। पहला आता है शारीरिक कारक। जैसा अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था, सीखने की क्रिया के तत्व के कारक में शारीरिक कारक, किसी भी रूप से यदि बालक प्रभावित है शरीर के माध्यम से, वो कुछ भी फैक्टर उसका हो सकता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो उसकी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी जो भी है उसकी, वो प्रभावित होती है।
अब वो मैच्योरिटी, अगर उसमें शारीरिक कमी है पहले तो उसको ढूंढना होगा, अगर वो सही है तो वहां पर वो बहुत तीव्र गति से मैच्योरिटी प्राप्त करेगा भाषा के आधार पर, और उसी आधार से वो उस चीज को बहुत ज्यादा सीखता चला जाएगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं हर घर में है, तो वहां पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत नॉन स्टॉप बोलते ही चले जाते हैं, नॉन स्टॉप बोलते ही चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को अगर आपने देखा है तो वो बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। और अगर किसी बच्चे की इच्छाओं को दमित कर दिया, टोक दिया, उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं किया, वहां पर वो कुंठित हो जाता है, वो उसका स्वभाव जो है दब जाता है, वो बोल नहीं पाता, तो वहां पर भयभीत, जिसको हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, वो भयभीत हो जाता है। और ऐसा हमें करना नहीं है, ये शारीरिक कमजोरी के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। तो यहाँ हमें देखना है बच्चे को भाषा के लेवल से हमें मैच्योरिटी देनी है, उसको मैच्योर बनाना है भाषा के लेवल से। तो सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है मैच्योरिटी पर। दूसरा आता है बुद्धि पर। जब बुद्धि हमने देखी बच्चे की, तो वहां पर उस बुद्धि के आधार से जब बच्चा अपने आप को बुद्धि के माध्यम से, आपने देखा है छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल होता है, किताब नहीं होगी, मोबाइल होगा। मोबाइल में हम इतनी तेजी से हम बटन नहीं दबा पाएंगे, जितनी बटन से वो दबाएगा कुट 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 आगे बढ़ाता चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि उसकी बुद्धि है, उसकी ये बुद्धि ही उसको आगे ले जाने का काम करती है। तो वहां पर हमें उसकी बुद्धि को भाषा के माध्यम से जितना हो वो प्रश्न करे, और जितना हो एक पेरेंट्स या एक टीचर उनसे क्वेश्चन करें। जब क्वेश्चन करेंगे वो जवाब देगा वो, तो वहां पर उसकी भाषा उसी भाषा में, यानी कि जो शब्द बाहर निकलेंगे वो बुद्धि के अकॉर्डिंग निकलेंगे, किस शब्द को कहां पर लगाना। इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि कभी भी हम जो भी भाषा सिखाते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में, प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए व्याकरण का कोई नियम नहीं होता, और प्राथमिक स्तर से जैसे उच्च प्राथमिक स्तर पर हम जाते हैं वहां से व्याकरण के नियम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर बच्चा क्या करता है, शब्दों के भंडार को बढ़ाता है, शब्द कहाँ से कैसे लगाना है, कौन सा नियम है, उस नियम को सीखता है, नियम बनाता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कोई नियम नहीं होता है व्याकरण का, लेकिन जैसे ही उच्च प्राथमिक में आ जाता है वहां पर वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, और वहां पर व्याकरण क्या है उससे परिचित होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धि उसका हम देखते हैं, तो दूसरा कारक इसका है बुद्धि। तीसरा आता है अभ्यास। जिस चीज का अभ्यास यानी प्रैक्टिस कराई जाती है, वो चीज हमारे अंदर इतनी अच्छे से आ जाती है, हम उसको इतने अच्छे से अर्जित कर लेते हैं, तो वो बार बार रिपीट होता है। जैसे अभी मैं आपके सामने बता रही हूँ, एक चीज था कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, ये तो मुझे मालूम था, लेकिन बीच बीच में कौन कौन से शब्द और कैसे कैसे आएंगे ये मुझे नहीं मालूम था। मुझे ये मालूम है मुझे टीचिंग करनी है, मुझे टीचिंग किस तरीके से करनी है, वहां पर ये अपने आप होता है। क्यों? क्योंकि अब ये अभ्यास में आ चुका है। तो ये अभ्यास वही चीज है, एक बच्चा भी बार बार उसी चीज को सुन रहा है, तो वहां पर वो बोलने की कोशिश करता है, और यही चीज जब बचपन से आगे बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक अवस्था में आने के बाद वो इतना ट्रेंड हो जाता है कि अब उसको नियम भी समझ में आता है कि व्याकरण का नियम है क्या। तो अभ्यास भी इसमें जरूरी है। यदि अभ्यास नहीं होगा तो ये एक हमारा फैक्टर बन जाएगा, कहीं ना कहीं किसी रूप से हम उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं भाषा के लिए समुचित अधिगम वातावरण। वातावरण वो चीज है जहां पर एक बालक को उचित रूप से वातावरण दे दिया गया, तो वहां पर बहुत ही अच्छे से वो अपनी अधिगम को कर सकता है। सबसे पहले हम इसके देखते हैं, दो रूप हैं, समुचित अधिगम वातावरण और अधिगम सामग्री का स्वरूप या वातावरण के अकॉर्डिंग। पहला, समुचित अधिगम का वातावरण, एक ऐसा उचित रूप से वातावरण जिसमें बच्चा अधिगम कर रहा है, और उस अधिगम के माध्यम से वो भाषा में जो शब्द आ रहे हैं उनको अच्छे से रिपीटेशन पे रिपीटेशन किए जा रहा है, और वहां पर वो अच्छे से उच्च लेवल का बनाया जा रहा है। और एक ऐसा बच्चा जहां पर उसको ऐसा माहौल ही नहीं मिल रहा कि वो कुछ सीखने की कोशिश करे, तो वहां पर दोनों बच्चों में ये अंतर आ जाएगा। एक बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, एक जो बच्चा वहीं के वहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें उनको एक ऐसा उचित माहौल देना होगा, चाहे वो घर परिवार का हो, चाहे वो पड़ोस का हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो विद्यालय का हो, किसी भी तरीके से हो। तो ज्यादा से ज्यादा उसको माहौल हमें देना है, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें उसके साथ करानी है या क्रियाएं करनी है, वो वातावरण देना है जहां पर वो अपनी भाषा का डेवलप कर सके। दूसरा, अधिगम सामग्री का स्वरूप, जो वातावरण के अकॉर्डिंग। अधिगम सामग्री का स्वरूप जो होता है, यहाँ पर आप बच्चे को मोबाइल तो देते हो, उसमें वो कार्टून देखता है, उस कार्टून के अकॉर्डिंग भाषा को सुनता है, उसको वो इंटरेस्ट आता है, क्योंकि रुचि है यानी इंटरेस्ट है, तो वहां पर वो भी उसी चीज को करने की कोशिश करता है। उसके मन में विचार आते हैं, उस विचार के माध्यम से वो अपने अर्जित की हुई बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, यानी बाहर व्यक्त करता है। ठीक है, अब इसके अंदर शिक्षक के माध्यम से यहाँ पर हो गया, मोबाइल तो घर में मिलेगा, बच्चे को स्कूल में नहीं मिलेगा, लेकिन शिक्षक के माध्यम से यदि आते हैं तो एक ऐसी चीज, कक्षा का माहौल होना चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बनाना चाहिए, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, पोयम सिखानी चाहिए, और उसके अंदर हमारी सारी जो इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों को सचेत रह करके उसको इन्वॉल्व कराएंगे, तो वो स्वतः ही सारी चीजें सीखता चला जाएगा, बोलने की कोशिश करेगा, और वहां पर अपने आप ही वातावरण उसका एक उत्तम वातावरण बन जाएगा।
तो इस तरीके से यहाँ पर एक वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बालक अपने आप को ढाल सके, अपनी हर क्रियाओं को कर सके, अपनी भाषा को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये देखा कि भाषा में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो 3 है, मनोवैज्ञानिक कारक, शारीरिक कारक, वातावरण। मनोवैज्ञानिक कारक को हमने देखा तो इसके भी 3 रूप हैं, अध्यापन विधियां, अधिगम विधियां, शिक्षक की विशेषता एवं सीखने की प्रक्रिया। और यहाँ पर भाषा में शिक्षक की जो विशेषता है और सीखने की जो प्रक्रिया है उसको हमने देखा है, तो वो भी 3 रूप से है यहाँ पर, परिपक्वता, बुद्धि, अभ्यास। और यदि हम देखते हैं कि भाषा के लिए समुचित अधिगम जो वातावरण है, उस वातावरण के 2 रूप है। यहाँ पर देखते हैं समुचित अधिगम वातावरण प्रदान करना, और दूसरा है अधिगम सामग्री का स्वरूप, यानी कि जो वातावरण के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में देखा था कठिनाई भाषा के रूप में, और आज देखा है हमने यहाँ पर उसको कारक, यानी कौन से ऐसे कारक है, फैक्टर्स हैं जो कि भाषा में प्रभावित करते हैं एक बच्चे की भाषा को। इन सबको यदि एक शिक्षक, एक परिवार, एक सामाजिक रूप से जो अंतःक्रिया होती है, इन सबका सही रूप होगा तो बालक बहुत तीव्र गति से ही अपनी भाषा को अधिगम कर सकता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप सब लोग वीडियो तो देख लेते हो परंतु लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए लाइक जरूर करें जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ। और साथ ही साथ यदि आपको किसी और अपने टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताएं, मैं उस पर जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और साथ ही साथ यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, बहुत ही उत्तम है और वो आपको अवेलेबल हो सकते हैं, तो मुझे कांटेक्ट करें, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या फिर आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, तो वहां पर आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें और जिस तरह से भी आप चाहते हैं मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। फिर मिलते हैं, नमस्कार।